नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि संविधान मतलब एक किताब जिसमें नियम कानून लिखे हैं। पर क्या ये सच है? भारतीय संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा सांस लेता हुआ दस्तावेज है। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे देश की यात्रा के साथ साथ खुद भी बदलता है, विकसित होता है। आज हम इसी की कहानी को समझेंगे कि आखिर ये कैसे जिंदा रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलता कैसे है। मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका जवाब छिपा है अनुच्छेद 368 में। आप इसे हमारे संविधान का इंजन समझ सकते हैं। एक ऐसा इंजन जो संसद को ये ताकत देता है कि वो समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदल सके, उसमें सुधार कर सके। और यही वजह है कि हमारा संविधान आज भी इतना प्रासंगिक है। तो चलिए आज इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस इंजन से जो संविधान को चलाता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे नए गणराज्य की नींव रखी गई। उसके बाद बात होगी उन मुश्किल दौर की जब बड़े सुधार करने पड़े। फिर देखेंगे कि कैसे ताकत सही मायनों में लोगों के हाथों तक पहुंची। और आखिर में हम आज के आधुनिक भारत के लिए किए गए संशोधनों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे आज़ादी के ठीक बाद के पहले बहुत ही ज़रूरी दशक से। सोचिए, एक नया नया देश बना है और उसके सामने चुनौतियां भी नहीं हैं। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे संविधान में कुछ शुरुआती बदलाव किए गए। देखिए, उस समय दो बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला तो था पहला संशोधन। इसने क्या किया? इसने जमींदारी जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए जो भूमि सुधार कानून थे, उन्हें बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी, ताकि ताकि उन पर कानूनी अड़चनें ना आएं। और दूसरा बड़ा बदलाव था 7वां संशोधन, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया। एक तरह से भारत के राजनीतिक नक्शे को नया रूप दिया। तो मतलब साफ है, इस शुरुआती दौर के दो बड़े मकसद थे। पहला, सामाजिक बराबरी लाना, और दूसरा, देश की एकता और बनावट को मजबूत करना। मतलब एक तरफ सोशल जस्टिस तो दूसरी तरफ नेशनल इंटीग्रेशन। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1970 के दशक की। एक ऐसा दौर जो राजनीतिक तौर पर बहुत उथल-पुथल भरा था। और इसी दौर में भारतीय लोकतंत्र के भीतर जो शक्तियों का संतुलन है, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई। और इस टकराव की नींव रखी गई 24वें संशोधन से। इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी, जी हां, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बदलने की ताकत दे दी। और यहीं से संसद और हमारी न्यायपालिका के बीच ताकत को लेकर एक बड़ी खींचतान शुरू हो गई। और ये खींचतान अपने चरम पर पहुंची 42वें संशोधन के साथ। ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान पास किया गया था और इसमें इतने बड़े बदलाव किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए और पावर को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद आया 44वां संशोधन। इसे आप एक तरह से लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कह सकते हैं। ये सीधे सीधे 42वें संशोधन के कई विवादित फैसलों को पलटने के लिए लाया गया था। इसका मकसद था लोकतंत्र और नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करना। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक एक्शन का रिएक्शन हुआ। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल जो 6 साल कर दिया गया था, उसे वापस 5 साल किया गया। इमरजेंसी लगाने का जो आधार आंतरिक अशांति था, उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और सबसे जरूरी, ये पक्का किया गया कि इमरजेंसी के दौरान भी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीना नहीं जा सकता। तो उस राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के बाद अब फोकस बदला। संशोधनों का जो अगला दौर आया, उसका मकसद था लोकतंत्र को मजबूत करना, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी दोनों स्तरों पर। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा कदम था 52वां संशोधन। इसने राजनीति में जो आयाराम गयाराम वाली बात थी ना, यानी नेताओं का बार बार पार्टी बदलना, उस पर रोक लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया। और बाद में 91वें संशोधन ने इस कानून को और भी मजबूत कर दिया ताकि राजनीति में थोड़ी स्थिरता और नैतिकता आ सके। और फिर हुआ एक और बड़ा बदलाव। 61वें संशोधन ने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, देश के करोड़ों युवाओं को लोकतंत्र में सीधी भागीदारी मिल गई। और इसके बाद आए 73वें और 74वें संशोधन। इन्होंने तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब पावर सही मायनों में दिल्ली से निकलकर गांव और शहर के स्तर तक पहुंची। इसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को बहुत गहरा किया।
तो चलिए अब आते हैं 21वीं सदी में। देखते हैं कि आज के आधुनिक भारत की जो नई और जटिल आर्थिक सामाजिक ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारे संविधान में कैसे बदलाव हो रहे हैं। 21वीं सदी की शुरुआत ही एक बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन से हुई। ये था 86वां संशोधन। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब सरकार की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा मुहैया कराए। फिर आया साल 2016 और 101वां संशोधन। इसने देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की शुरुआत की। ये एक देश एक टैक्स एक बाजार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले जो अलग अलग तरह के टैक्स का एक जटिल जाल था, उसे खत्म करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय को लेकर जो सोच है वो लगातार कैसे विकसित हो रही है। 103वें संशोधन ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत की। 104वें संशोधन ने SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया। और हाल ही में 106वें संशोधन ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करके राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो ये जो पूरा सफ़र हमने देखा, ये चार्ट उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, पहले चरण में देश की नींव रखी गई, दूसरे चरण में शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष हुआ, तीसरे चरण में लोकतंत्र को आम आदमी तक पहुंचाया गया और अब चौथे चरण में हम लक्षित सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। हर दौर की अपनी ज़रूरतें थीं, अपनी प्राथमिकताएं थीं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि हमारे संविधान की असली ताकत इसके लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि समय के साथ बदलने की इसकी काबिलियत में है। ये बिल्कुल एक जिंदा पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ हमेशा नई रोशनी की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, भविष्य में ऐसी कौन सी नई चुनौतियां होंगी, जैसे मान लीजिए डिजिटल राइट्स या फिर क्लाइमेट चेंज, जिनके लिए हमारे इस जिंदा संविधान को अपनी नई शाखाएं उगानी पड़ेंगी। सोचिएगा ज़रूर।